दिल्ली पार्टी के तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं खास करके आपातकाल 25 जून 1975 उसको याद करते हुए आज इस पर लेफ्ट का, सीपीआईएम का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नजरिया है, इस बारे में हम लोग कॉमरेड प्रकाश करात जो हमारे महासचिव, भूतपूर्व महासचिव रह चुके हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो आपातकाल लगा उसको हम कैसे, लेफ्ट पार्टियां कैसे इसको देखती हैं? 1975 में जो आपातकाल की घोषणा हुई थी उसके बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व की जो कांग्रेस सेक्शन थी वो गरीबी हटाओ नारे के साथ बहुत बड़ी जीत हासिल की थी 1971 में। और लेकिन 2 ही साल में लोगों में असंतोष बहुत बढ़ चुका था, क्योंकि उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देके जिस तरह लोगों में उम्मीद पैदा किया वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ आर्थिक हालात बिगड़ती जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी वगैरह, तो लोगों में असंतोष बहुत था। तो उस संदर्भ में जब जन आंदोलन विकसित होना शुरू हुआ तो उस समय गुजरात में एक नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ, वहां के गुजरात कांग्रेस सरकार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद बिहार में आंदोलन शुरू हुआ जो बाद में और व्यापक बन के जेपी आंदोलन के नाम में छात्र आंदोलन था, लेकिन उसके बाद जेपी आंदोलन के रूप में और व्यापक रूप धारण किया। और उसी दौर में आप देखेंगे कि ये ऐतिहासिक रेल हड़ताल हुई 1974 में। जो रेल हड़ताल उस समय तक स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा वर्किंग क्लास आंदोलन या संघर्ष था। तो वर्किंग क्लास मूवमेंट भी बढ़ रही थी, जन आंदोलन भी बढ़ रहा था, और जो विपक्ष में पार्टियां थी, जो गैर लेफ्ट पार्टियां थी, जो दक्षिणपंथी भी पार्टियां थी और दूसरे भी थे जैसे सोशलिस्ट समाजवादी भी थे, ये सब इकट्ठा होके जेपी आंदोलन के माध्यम से इसको पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन के रूप में बदल दिया। तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ये एक चुनौती सामना कर रहे थे। कोई वर्गीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उनके क्लास रूल के खिलाफ नहीं था। हमारे देश के जो पूंजीवादी और भूस्वामी वर्ग है उनके वर्गीय शासन के खिलाफ कोई चुनौती नहीं था। कांग्रेस पार्टी जो इन्हीं वर्गों को प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनके खिलाफ यही शासक वर्ग के दूसरे नुमाइंदे जो हैं, पार्टियां हैं, वो ऑपोजिशन में रैली करके इनको चैलेंज कर रहे थे। तो दिस वाज एक्चुअली अ टसल, संघर्ष था बिटवीन एक सेक्शन ऑफ द मेन रूलिंग क्लास पार्टी कांग्रेस और दूसरे रूलिंग क्लास पार्टी जो ऑपोजिशन में थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन काफी डीप हो गया था, गहरा हो गया था। उस बैकग्राउंड में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ जो पिटीशन था राजनारायण का, वो पिटीशन अपहोल्ड करके इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया। तो उनके लिए संकट और बढ़ा। तो अपने सत्ता को कायम रखने के लिए और ये चैलेंज जो आ रहा था
एक बिग यूनाइटेड ऑपोजिशन का, उसको सामना करने के लिए उन्होंने ये एक डेस्परेट रूट अपनाया जो है हमारे संविधान में उस समय इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक अंदरूनी इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी अलग प्रोविजन था और इंटरनल इमरजेंसी का धारा था, उसको इस्तेमाल करके उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी या आपातकाल की घोषणा की। तो ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है। नहीं, ये बहुत ही सही रखा कि एक तरफ तो जनता का असंतोष है, दूसरी तरफ वर्ग संघर्ष तेज है, और ऐसे में जो अपोजिशन की पार्टियां थी जो उसी वर्गीय उसको भी, इसीलिए हमारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण में देखा जाए तो ये कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला नहीं था। सिर्फ रूलिंग क्लास में से एक सेक्शन पार्टीज जो है वो मेजर पार्टी जो है रूलिंग क्लास को, उसको चुनौती दे रहे थे और जन असंतोष पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे थे और जन आंदोलन उसके बल पर चल रहा था। तो इमरजेंसी लागू करने का मतलब क्या था? हाँ, ये जो है वो महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि खास करके कि तब जब हम आज याद करना जरूरी समझ रहे हैं, उस समय के जो हालात थे, ऐसे क्या हालात थे जिसकी वजह से हम आज उसको याद करना चाहते? क्योंकि इमरजेंसी पहले बार हमारे देश में, हमारे संविधान जब से लागू हुआ 1950 रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों के लिए, बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी एक कानूनी तरीका था उसको सस्पेंड करना। ठीक, इमरजेंसी के काल में ये संवैधानिक अधिकारों का जो है उसको सस्पेंड किया जाएगा, ये था। उन्होंने कहा लीगली हम कर सकते हैं क्योंकि ये है, तो इसलिए राइट ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस का फ्रीडम, ये सब जो है सस्पेंड किया जा सकता है। और खुल के उन्होंने कहा कि हम इसको निलंबित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपातकालीन जो है नए तौर तरीके अपनाएंगे। जैसे प्रेस में उन्होंने सेंसरशिप लागू किया और जो भी छपना था दैनिक अखबारों में भी पहले सेंसर को आपको देना पड़ेगा, वहां से सरकारी सेंसर ऑफिसर जो है उनके क्लियरेंस से ही वो मैटर छपा जा सकता है। और बहुत से अखबारों में एडिटोरियल, संपादकीय वगैरह उन्होंने मना कर दिया, नहीं छाप नहीं सकते हैं। तो प्रेस पर काबू किया, कंट्रोल किया, चेक किया, कंप्लीट प्रेस फ्रीडम खत्म किया गया। दूसरी बात क्या है, वर्किंग क्लास मूवमेंट नहीं, डेमोक्रेटिक राइट्स में, फंडामेंटल राइट में अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है उसके लिए कोई वारंट होना चाहिए, आपको अदालत में पेश करना चाहिए, क्या चार्जेस है, क्या आरोप आप लगा रहे हैं वगैरह, वो प्रोसेस है। फिर अदालत के इजाजत से आप जेल में डाल सकते हैं। लेकिन इसमें सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कहते हैं, नजरबंदी कानून, वो लागू हुआ। एक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था इमरजेंसी के पहले, सुरक्षा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। उस कानून के तहत आप किसी को 1 साल के लिए बिना किसी भी कोर्ट के कोई केस या न चला के नजरबंदी कानून के तहत लगा सकते हो। उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 6 महीने के लिए। और पहले कानून था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, वो ब्रिटिश जमाने से चल रहा था। वॉर टाइम के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स अंग्रेजी लोगों ने बनाया था, वो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को भी इस्तेमाल किया। इसी काले कानूनों के आधार पर उन्होंने विपक्ष के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नजरबंदी कानून में डाल दिया। तो उसको लिए कोई और अपील नहीं है, क्योंकि ये कानूनी कानून है। कानून के तहत दे आर अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इमरजेंसी इसी के लिए है, इंटरनल थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए। तो हजारों जो
कार्यकर्ता और नेता, उनको मीजा और DIR के तहत जेल में बंद कर दिया। और तीसरी बात है राइट टू ऑर्गेनाइजेशन और राइट टू स्ट्राइक वगैरह, वो सब गैर कानूनी हो गया। वर्किंग क्लास के लिए अगर वो हड़ताल पर जाना है तो गैर कानूनी हो गया, प्रदर्शन करना वो भी मना हो गया। तो ऑल फंडामेंटल राइट्स वे सस्पेंडेड। ये है एस्पेक्ट। क्योंकि उस पीरियड में 26 जून को 25 रात को ये प्रोक्लेमेशन और 26 सुबह से ये सब लागू हुआ। आप तो उस समय आपने देखा है वो दौर। सवाल ये है कि किस आधार पर, जब इमरजेंसी लागू कर रही थी इंदिरा गांधी अपने इन कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से, तो आखिर वो जनता में किस रूप में वैलिडिटी, उन्होंने तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन क्या था, राजनीतिक उन्होंने स्टैंड लिया कि ये हमारे देश में दक्षिणपंथी ताकतों का खतरा है। राइट रिएक्शन, अति दक्षिणपंथी ताकतें जो है वो क्या कहेंगे, लफाजी कर रहे थे इस तरह के। मैन्यूवर ये था कि एक्सट्रीम राइट और फैशिस्ट फोर्सेस आर थ्रेटनिंग मी और थ्रेटनिंग आवर गवर्नमेंट एंड आवर रूल ऑफ लॉ। तो इनके खिलाफ हम स्टैंड ले रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी पार्टी पर भी अटैक था, लेकिन हमारे टॉप लीडरशिप किसी को गिरफ्तार नहीं किया। सिर्फ जिन्होंने प्रदर्शन किया या प्रोटेस्ट के लिए निकले उनको गिरफ्तार किया, फिर छोड़ दिया थोड़े देर। जो कार्यकर्ता नीचे से निचले स्तर पर है, स्टेट के लीडर्स हैं और पार्लियामेंट के हमारे मेंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स, इन सबको गिरफ्तार किया। लेकिन हमारे पॉलिट ब्यूरो के एक भी मेंबर को सिर्फ जब वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया तब गिरफ्तार किया, क्योंकि उनको दिखाना था कि मैं अटैक कर रहा हूं राइट। ओके। लेकिन नीचे CPM के और लेफ्ट के पार्टी के संगठन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अरेस्ट तो हमारे भी सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस हद तक कि हमारे छात्र संगठन जो है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके 9 ऑफिस बेयरर्स और केंद्र कार्यकारिणी के सदस्यों को मीजा में गिरफ्तार किया और 60 और SFI के एक्टिविस्ट को, कार्यकर्ताओं को फिर बाद में भी नजरबंदी कानून में बंद किया। और जहां हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे केरल में सैकड़ों स्टूडेंट्स को हमने उतारा था सड़कों पर, 600 DIR के अंडर केसेस फाइल करके गिरफ्तार किया, फिर बाद में जेल में डाला, फिर बेल मिला वगैरह। तो ट्रेड यूनियन में भी ऐसे थे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन लीडर्स अलग अलग राज्यों में गिरफ्तार किए गए। लेकिन ऊपर टॉप लीडर्स को हमारे पार्टी मैसेज देना कि हम और दूसरी बात कॉम्प्लिकेशन क्या था कि उस समय लेफ्ट में डिवीजन था। CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इमरजेंसी को सपोर्ट किया और इसी बेसिस पर किया जो इंदिरा गांधी कह रहे थे कि ये राइट रिएक्शन जो है अति दक्षिणपंथी ताकतों की साजिश है इस सरकार को अस्थिर करने के लिए, गिराने के लिए। तो हमारे देश के संविधान और हमारे जनवादी जनतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए हमें ये स्टैंड लेना पड़ा। तो पॉलिटिकली उस तरह पेश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए दिक्कत ये हुआ कि उस समय CPM लेफ्ट के सबसे बड़ी पार्टी थी, तब भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो पटना में उस समय CPI के इनिशिएटिव से एक एंटी फैशिस्ट कॉन्फ्रेंस उन्होंने करवाया था, संगठित किया, जिसमें विदेश से भी कुछ लोग आए थे। कुछ सोवियत यूनियन के साथ संबंधित सोशलिस्ट कंट्रीज के लोगों को, जो वो सब इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये दिखाने के लिए कि ये फासीवाद के खिलाफ, अति दक्षिणपंथी
ताकतों के खिलाफ है पोजीशन है। लेकिन सीपीएम जो है दृढ़ता पूर्वक इमरजेंसी का विरोध किया, और सिर्फ बयान देके नहीं विरोध किया, हम लगातार ये 21 महीने जब तक ये इमरजेंसी रहा, कुछ हम लोग हमारे पार्टी के चीफ फंक्शनरीज भूमिगत रहे, अंडरग्राउंड रहे। मुझे भी पार्टी ने कहा अंडरग्राउंड रहने के लिए, क्योंकि एसएफआई के इतने लीडर्स को उन्होंने गिरफ्तार किया था, तो संगठन चलाने के लिए हम भी भूमिगत हो गए। और पोजीशन ये बन गया कि 76 तक जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर सब फोर्सेस इकट्ठे हो गए। तो स्वाभाविक था जब सब पर हमला था, तो निचले स्तर पे एक यूनाइटेड कोऑपरेशन और मूवमेंट डेवलप होना शुरू हुआ। तो इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा अगला सवाल है कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद 77 के बाद क्या राजनीतिक परिदृश्य में एक परिवर्तन हुआ, वो एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। ये एक बात मैं भूल गया कहना कि इमरजेंसी के बहुत पहले 71 में इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है, सरकार बनती है उनकी। 72 में 72 में हमारी पार्टी की नवी पार्टी कांग्रेस हुई थी मदुरई में, और उस नवी पार्टी कांग्रेस में वहां राजनीतिक प्रस्ताव हमने रखा कि अभी देश के सामने एक पार्टी तानाशाही कायम करने का खतरा है, और अधिनायकवाद जो है उसका खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उस समय तक बंगाल में बहुत बड़ा हमला हमारे पार्टी के खिलाफ उन्होंने किया था। अर्धफासिस्ट टेरर जो आतंक है फैलाया था। तो हमने कहा ये सब बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे ऑपोजिशन पर अटैक आएगा, क्योंकि उनको वन पार्टी डिक्टेटरशिप, तानाशाही कायम करना है। तो इमरजेंसी के प्रति चेतावनी हम उस समय से दिया। तो जब इमरजेंसी आए तो हमारी पार्टी की सोच तो बहुत स्पष्ट था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। ये हम पहले से कह रहे थे कि इसी रास्ते पर वो चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी। तो एंटी इमरजेंसी जो रेजिस्टेंस था, प्रतिरोध था, उसमें हमारा पूरा हमारी पूरी हिस्सेदारी थी। इसीलिए इमरजेंसी खत्म होते ही माहौल जो बना, मार्च में 77 मार्च में चुनाव लोकसभा का, इंदिरा गांधी कॉन्फिडेंट थी वो जीतेगी। उनके इंटेलिजेंस ने उनको बताया कि आप अभी इमरजेंसी खत्म करके चुनाव कर लो तो यू विल बी एबल टू विन। तो जिस तरह एंटी इमरजेंसी रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था और लोगों में अपने जनवादी अधिकारों के प्रति जो है चेतना पैदा हुआ कि हम इससे वंचित नहीं हो सकते हैं, उससे निचले स्तर से जो जनता पार्टी तो बनी थी, ये सब पार्टियां मिलके जनता की जो सोशलिस्ट थी, जनसंघ, कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, ये सब थे। लेकिन मोर देन दैट, फ्रॉम बिलो, निचले स्तर से मास जो सेंटिमेंट था, उसे ऐसे माहौल पैदा हुआ, खास तौर पर उत्तर भारत में, जहां वो कंप्लीटली वाइप आउट हो गए। तो हमारी पार्टी का जो एंटी इमरजेंसी भूमिका रही, उसे हमारी पार्टी का प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी ऑल इंडिया में, और लेफ्ट में यही हम ही इमर्ज हुए। सीपीआई के लिए बहुत नुकसान हुआ इससे। तो उस चुनाव में हमारी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो प्री इमरजेंसी से आप देखेंगे गुणात्मक परिवर्तन है। बंगाल में जैसे केरला में नहीं रहा, साउथ में तो कांग्रेस का ही रहा, लेकिन दूसरे जगहों में पहले बार सीपीएम के सांसद बने यूपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, बिहार से, ये सब पहले बार था। ये क्योंकि वो एंटी इमरजेंसी मूवमेंट में, एंटी
अथॉरिटेरियन मूवमेंट में सीपीएम का जो भूमिका है उसको लोगों ने मान्यता दी। तो और वहीं से मुझे लग रहा है कि एक जो ज्वाइंट साझा कांग्रेस के खिलाफ जो एक साझी पॉलिटिक्स का एक दौर शुरू हो, वही 77 इलेक्शन पहला चुनाव था जिसमें कांग्रेस लॉस्ट पावर एट द सेंटर। उसके पहले 67 में 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी पहले बार। तो धीरे धीरे कांग्रेस का जो मोनोपोली था पावर पर वो खत्म होते जा रहा था, और 77 में सेंटर में भी वो हार गए थे। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव था, हमने 78 में हमारी पार्टी 10वीं कांग्रेस में हमने कहा ये जनता पार्टी का कैरेक्टर, क्लास कैरेक्टर, इनसे फर्क कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि जब डेमोक्रेसी पर हमला हुआ और उन पर भी हमला हुआ तो वो निकल के इसमें आए थे, तो उसके लिए हमारा कोऑपरेशन उनके साथ रहा। लेकिन हमें कोई भ्रम नहीं था कि क्लास पॉलिसीज जो है वो उनमें कोई फर्क आएगा। और ये भी चेतावनी हम दी 78 में कि हमारे देश में जिस तरह के बुर्जुआ लैंडलॉर्ड रूल है, हमारे शोषण करने वालों के शासन है, अथॉरिटेरियनिज्म इज इनहेरेंट इन द सिस्टम, और भी आगे दोबारा खास करके खड़ा हो सकता है। खास करके अभी मदुरई में फिर से जब पार्टी कांग्रेस हुई है तो उसमें भी इसी जो वर्तमान हालात है उस पर भी एक नजर है। तो उस नजरिए से अभी कैसे आपातकाल को और अभी के हमारा कहना यह है कि हमारे देश में जनतंत्र के लिए और हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा कभी भी वर्किंग क्लास और आम जनता से नहीं पेश होगा। हमारे देश के शासक वर्ग ही अपने क्लास रूल को प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल अटैक डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ये बार बार साबित हो रहा है। और अभी इसका एक न्यू फेज, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है पिछले 1 दशक से, जिसमें कि कॉर्पोरेट और जो नेक्सस बना है, कम्युनल नेक्सस बना है, वो किस रूप में उसको हम देखें कि ये किस। अभी अगर हम 50 साल बाद हम इस पर नजर डालेंगे, इमरजेंसी का जो अनुभव है, तो मुझे थोड़ा ये लोग अभी कहते हैं बहुत आमतौर पर आ गया है, नहीं ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। उस समय ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, ये अनडिक्लेयर्ड। ये तुलना करना ठीक नहीं है। वो इमरजेंसी जो था, इट वाज एक सर्वाइवल के लिए पावर में एक मैन्यूवर था, डेस्परेट। बस हो गया, खत्म हो गया 21 महीने में। इट वाज नॉट अ प्लान्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियनिज्म। अभी जो है दिस इज ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पूरे सिस्टम को अथॉरिटेरियन बना रहे हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में बदलाव ले आ रहे हैं। और ये इमरजेंसी नहीं है, दिस इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, फुल फ्लेज्ड अथॉरिटेरियन, which is much more damaging to democracy and our constitution. तो मैंने अभी एक लेख लिखा है, I said emergency looks amateurish now. वो कुछ amateurish एफर्ट था। ये institutionalized authoritarianism है, ये जो it is much more dangerous for our country. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।